हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 11 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचर्स ट्रेजर यानी प्रकृति की संपत्ति और ये न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। तो इसमें बात की गई है कि जितने भी चीज़ें होती हैं जो कि प्रकृति में पाई जाती है उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ को मिलते हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या उनके इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर के नोट्स की बात करें तो चैप्टर के नोट्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोककर भी इसके नोट्स को लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का हिस्सा दिया गया है कि आखिर चैप्टर किस बारे में बातें करता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। सीधे समझिए, इस इन्वायरमेंट में अगर हम सिर्फ रिसोर्स की बात करें कि रिसोर्स क्या होते हैं, तो रिसोर्स मतलब संसाधन। इस इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें यानी इस प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो संसाधन कहलाती है। उसका प्रयोग इंसान अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, इंसानों को उनसे बहुत फ़ायदा होता है। और अब इसमें एक टर्म आता है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे संसाधन जो कि प्रकृति द्वारा दी जाती है, प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल। यानी कि ये जितने भी सारे रिसोर्सेज अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें कोई ऐसे नहीं है जिन्हें कि इंसानों ने बनाया है। ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे प्रकृति के द्वारा ही इंसानों को दिए गए हैं। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि आखिर इन सारे रिसोर्सेज से इंसानों का जीवन कैसे चलता है। यानी इंसान का जो जीवन है वो इस रिसोर्स पे ही डिपेंड करता है। उसके लगभग उसके सारे काम इस रिसोर्स की ही मदद से होते हैं। अगर इन सारे रिसोर्सेज में कोई एक रिसोर्स को भी निकाल लिया जाए तो निश्चित रूप से इंसानी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और फिर ये भी बताया गया है कि आखिर क्यों इन रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है। यानी ये सारे रिसोर्सेज हमें मिले ज़रूर हैं, लेकिन व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है इसे आगे भी इस्तेमाल करते रहे और इसे नष्ट ना करे, इसे बचाए। तो बचाने के भी बहुत सारे तरीके जो है हमको बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन के हिस्से की, नेचर्स ट्रेजर। यहाँ पे देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को ही नेचर्स ट्रेजर कहा गया है, यानी प्रकृति की संपत्ति कहा गया है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रकृति वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाती है जो कि इंसानी जीवन के लिए ज़रूरी होती है। नेचर्स प्रोवाइड एवरीथिंग नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यानी इस पृथ्वी पर जीवन है और इस जीवन को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर जीवन देने के लिए प्रकृति सारे सामान जो है उपलब्ध कराने का काम करती है। और ये जो है गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, यानी ये प्रकृति के उपहार हैं और इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है। यानी वैसे रिसोर्स जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं तो ये नेचुरल रिसोर्स हैं। रिसोर्स के बारे में एक और बातें कही जाती है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यानी प्रकृति जो है इन्हें फ्री में इंसानों को देने का काम करती है। यही इसके सारे एग्जाम्पल जो ऊपर में बताए गए हैं, यही इसके सारे एग्जाम्पल हैं। एक एक करके इन सब के बारे में इम्पोर्टेंस हम एक एक लाइन पहले जानते हैं। एयर की बात करें तो एयर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। ऑक्सीजन के वजह से ही बर्निंग हो पाती है, तो उसका ये कारण है। वाटर की बात करें तो वाटर से सभी लोग रिलेटेड हैं, लोग इसे पीने के लिए यूज़ करते हैं। लगभग सारे काम जो है वाटर से होते हैं। सनलाइट की बात करें तो ग्रो करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी मौजूद होता है। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट तो डायरेक्ट जो है लोगों को सॉलिड मटेरियल देने का काम करता है। लकड़ी देता है, फ्रूट देता है, टिम्बर देता है, लीफ देता है, यानी ऐसे सामान देता है जिससे कि इंसान डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। सॉइल की बात करें तो सॉइल पे ही सारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है।
वहीं पे जो है अनाज उपजाए जाते हैं, लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और लोगों की लाइफ बनी रहती है। रॉक्स की बात करें तो चट्टानों में चट्टान भी बहुत प्रकार के होते हैं। चट्टानों का बहुत सारा यूज़ होता है। चट्टानों में ही फॉसिल फ्यूल्स जो है पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत सारे मिनरल्स को देखते हैं। मिनरल्स यानी खनिजें, इनका जो है ये धरती के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे तरीक़ों से निकाला जाता है। मेटल्स निकाले जाते हैं। मेटल्स का कितना सारा यूज होता है, जैसे कि लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या है, मिनरल्स के ही अंतर्गत आते हैं, जिनका रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आप देखेंगे चारों तरफ घूम के तो इनका सारा का सारा यूज आपको चारों तरफ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब यहाँ पे ईंधन से है। फ्यूल का मतलब होता है वह सब्सटेंस जो कि बर्निंग करने का काम करता है, जिसे जलाया जा सकता है और जिससे हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, वो होते हैं फ्यूल, यानी उसको कहते हैं ईंधन। अब अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो इनके बारे में जानते हैं। फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, तो वैसे फ्यूल जो कि फॉसिल्स के द्वारा मिलते हैं वो फॉसिल फ्यूल है। सीधा समझिए कि होता क्या है। जैसे ये बहुत साल पहले की बात है, यानी कि एक टाइम ऐसा आया जब बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल डेड हो गए और उनके जो अवशेष बचे, यानी मरने के बाद जो उनका पार्ट पुर्जा बचा, वो जो है दबते गए। फिर क्या हुआ कि मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए और उसे सूटेबल टेम्परेचर मिला, सूटेबल प्रेशर मिला और फिर जाके वो जो है फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। और इसी से जो है कोल भी मिला, पेट्रोलियम भी मिला, नेचुरल गैस भी मिला। और ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ये चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे इसमें एक फॉसिल फ्यूल आता है पेट्रोलियम बिटवीन द रॉक्स पाए जाते हैं, रॉक्स के बिटवीन में ये पाए जाते हैं। यानी आपको सीधा समझना है कि फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो कि बहुत साल पहले इनके बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए, डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से ये बने हुए हैं, जिन्हें जलाया जाता है, जिनसे काफ़ी यूज होता है। कोयले का प्रोडक्शन पहले कुकिंग में किया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता था इसका यूज़, नेचुरल गैस का यूज़ अभी भी होता है, कोयले का यूज़ अभी भी होता है, पेट्रोलियम का यूज़ व्हीकल को चलाने में होता है। लेकिन ख़ास बात इसके बारे में ये है कि ये जो है लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, क्योंकि ये जो है इनके बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं, इसीलिए इनको बचाने की सख्त ज़रूरत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ये होता है कि इनके अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ढूंढा जाए। फिर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एयर की। यहाँ पे बताया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज में एयर सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब एयर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत रिस्पायरेशन के लिए होती है। रिस्पायरेशन क्या होती है, तो रिस्पायरेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप ह्यूमंस बीइंग की बात करें, यानी इंसानों की अगर बात करें, तो वो फूड मटेरियल लेते हैं और वो फूड मटेरियल्स के साथ जो है, यानी ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है, यानी अभिक्रिया करता है और फिर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है और फिर बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। यानी रिस्पायरेशन की वजह से लोगों को ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए और रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि रिस्पायरेशन बॉडी को ऊर्जा देने का काम करता है। और ऊर्जा की ज़रूरत क्यों होती है बॉडी को, तो बहुत सारे काम करने के लिए, हाँ, कोई डेली एक्टिविटी है उसे करने के लिए, कोई दूसरा काम कर रहा है उसे करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब लोग को वॉक करने के लिए, रन करने के लिए भी ऊर्जा की ही ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इफ़ वी स्टॉप ब्रीदिंग, अगर व्यक्ति जो है सांस लेना बंद कर दे तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बॉडी ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम कैसे कर पाएंगे अगर नहीं मिलेगा तो यही एयर का इम्पोर्टेंस है, यही ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे एक बात बताई जाती है कि ह्यूमन बींग्स कैसे कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि ह्यूमन जो है कई सारे दिन बिना भोजन के रह सकते हैं। दूसरा है
कि वह कुछ दिन जो है बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। यानी भोजन के बिना भी रह लेंगे, पानी के बिना भी रह लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो नहीं रह पाएंगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एयर का, एयर में ऑक्सीजन का। दूसरे एयर की बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम हायर क्लासेस में समझेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है विंड, यानी कि ये एयर की ही बात की जा रही है। विंड क्या होते हैं? तो मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रस्लिंग लीव्स, यानी पत्ते में जब तेज़ हवा चलती है तो पत्ते कैसे खड़खड़ाने लगते हैं। फिर यहाँ पे जब तेज़ हवा चलती है और आपकी किताब बाहर छूट गई है तो उसके पन्ने भी उड़ने लगते हैं। तीसरा है, अगर आपने कपड़े को टांग कर रखा है सुखाने के लिए और आपने विंड आने से पहले उसे नहीं हटाया तो वो उड़ने लग जाते हैं। विंड दो प्रकार के होते हैं, या तो ये जेंटल हो सकते हैं यानी ब्रीज हो सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस समय स्टॉर्म हो जाएंगे यानी आंधी का रूप ले लेंगे। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या क्या है, यानी एयर में क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा में बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती है, एयर खाली अकेला नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहला गैस आता है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन ही मौजूद होता है, इसकी परसेंटेज 78 होती है। दूसरा ऑक्सीजन, ये 21% होता है, और बाकी के जो 1% बचे, यानी आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 7 2 9, यानी 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके ही हो गया। तो बचा 1%, तो 1% में ही कितने कितने चीज़ आते हैं, ये आर्गन भी आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएंगे, और दूसरे गैसेस जैसे कि इसमें वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। यानी ये सब जो है 1% बना पाते हैं। तो ये था कंपोजिशन ऑफ एयर। फिर यहाँ पे बताया जाता है नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी का एयर में मौजूद है। लेकिन आप ऑक्सीजन की बात करें तो लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि नाइट्रोजन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लांट्स नाइट्रोजन लेने का काम करते हैं। और यहाँ पे अब बात करते हैं विंड की। विंड व्यक्ति के लिए यूज़फुल भी है, क्यों? क्योंकि अब जब हवा रहती है तो उस समय पतंग उड़ाई जा सकती है। फिर सेलिंग बोट्स यानी नाव को चलने के लिए, विंड मिल को चलाने के लिए आप सभी को पता होगा कि विंड मिल कहाँ पे लगाई जाती है। यानी भारत की अगर बात करें तो ऐसे राज्यों में लगाई जाती है जहाँ पे कि निरंतर हवा चलती रहती है। विंड मिल का ये लिमिटेशन होता है, ये सभी जगह नहीं लगाई जा सकती। वहीं पे इसको लगा सकते हैं जहाँ पे कि कांस्टेंट एयर जो है ब्लो करते रहती है, तभी तो ये एनर्जी दे पाएगी। और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी विंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं विंड मिल। देखिए, विंड मिल के जो ब्लेड होते हैं उसको हवा ही रोटेट कर सकती है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। फ्लोर मिल यानी आटे के मिल को चलाने के लिए किया जाता है। वाटर को पंपिंग करने के लिए किया जाता है। और भारत में कहाँ कहाँ ये लगाए गए हैं? उस एरिया में जहाँ पे कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ विंड होता रहता है, ये सभी जगह नहीं लगाए जा सकते। जैसे कि यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है मुपंडल विंड फार्म, ये तमिलनाडु में मौजूद है। फिर है जैसलमेर विंड पार्क, राजस्थान में मौजूद है। और एक विंड फार्म जो है महाराष्ट्र में भी मौजूद है। तो इन सब का प्रयोग जो है अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो ये है एयर के फ़ायदे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है वाटर की बात करें। आप सभी लोगों को वाटर के इम्पोर्टेंस पता होंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि सारे लिविंग बींग्स के लिए वाटर इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं, जैसे कि ये सारी बातें तो हम सभी लोग जानते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए ये सारी चीज़ें यूज होती है, लेकिन इसके कुछ और हायर फंक्शन को जानते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, यानी मिनरल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो ये करने वाला वाटर ही होता है। वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे जो है एक्वस मीडियम में ही होते हैं, यानी वाटर मीडियम में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर की एसेंशियल बात बताई गई है कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, फसल उगाने के लिए और इंडस्ट्री में, इन सभी जगह पानी का यूज़ होता है। और बिना पानी के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बिना पानी के जो है
जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और बहुत सारे सोर्स जो है वाटर के होते हैं, जैसे वाटर रोज़मर्रा की लाइफ में कहाँ से मिलते हैं, रिवर से मिलेंगे, लेक से मिलेंगे, पॉन्ड से मिलेंगे, ये सारे इसके सोर्स हैं। यहाँ पे बताया गया है कि नदियों से पानी मिलता है, लेक से यानी झीलों से, पॉन्ड से मिलता है, कुओं से, बारिश का पानी तो सबसे अच्छा स्रोत है बारिश का, और ग्राउंड वाटर से यानी जो कि धरती के भीतर से पानी निकाला जाता है मशीन लगा के। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो पानी जिसका इतना ज़्यादा यूज किया जाता है, आखिर अर्थ पे ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इस पूरी पृथ्वी पर कितने हिस्से में पानी मौजूद है, कहाँ कहाँ पानी मौजूद है, और कितना % ऑफ पानी फ्रेश वाटर है जिनको कि हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 3 भाग में से 2 भाग में पानी ही है। यानी समझिए कि पृथ्वी के ये फ्रैक्शन है, पृथ्वी के अगर मान लीजिए 3 हिस्से किए जाएं तो 3 में से, ऐसे समझिए इसे, 1 सेकेंड, ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि 2/3 जो है वाटर से ही कवर है। यानी मान लीजिए 3 हिस्से इसके होंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे इसके 3 हिस्से हो गए। तो इसका कहना है कि 3 में से जो 2 हिस्सा है वो पानी का ही है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा 2 हुआ ये पूरा पानी का ही हिस्सा है, और बाकी का जो 1 हिस्सा बचा, यानी अब कितना हिस्सा बचा, ये 1/3 हिस्सा ही बचा। इस हिस्से में सारी चीज़ें हैं, यानी खाली 2/3 पानी से भरा हुआ है, और बाकी के जो आप हिस्से देख रहे हैं जहाँ पे कि लैंड है, दूसरी चीज़ें हैं, पहाड़ है, पठार है, तो वो बस एक ही हिस्से में है, बाकी के 2 हिस्से में वाटर ही भरा हुआ है पृथ्वी पर। लेकिन बताया जाता है कि बहुत सारे पानी जो है वो ओशियन में मौजूद है, और आप सभी लोग जानते होंगे जो पानी समुद्र में मौजूद रहते हैं वो सॉल्टी होते हैं, उनमें नमक मौजूद होता है, वहीं से तो नमक निकाला जाता है। और फिर बताया जाता है कि इसमें से कुछ ही अमाउंट जो है, यानी फ्यू अमाउंट, यानी ऐसा कह सकते हैं कुछ % ऑफ वाटर ही फ्रेश वाटर है। और यहाँ तक कि फ्रेश वाटर की ही बात करें तो फ्रेश वाटर भी सारी जगह उपलब्ध नहीं है। एसेसिबल का मतलब है कि फ्रेश वाटर भी सारी जगह अवेलेबल नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की, यानी पानी को बचाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है और इसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि इसे बहुत सारे तरीक़ों से बचाया जा सकता है, जैसे कि अगर जिस समय नल का काम ना हो तो आप उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नल ऑन करके, मान लीजिए ये एक डाटा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना ब्रश कर रहा है और उसने जो है नल खोल के ब्रश किया तो वो 16 लीटर पानी इस चक्कर में बहा देता है, तो इसलिए नल को बंद कर देना चाहिए। अगर टैप लीक कर रहे हैं, यानी नल से पानी निकल रहा है, वो टूट गया है, तो उसे रिपेयर करवा देना चाहिए, और जितना पॉसिबल हो उसके वाटर को रीयूज़ करना चाहिए। और अगर हम प्लांट को वाटर करते हैं तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितनी ज़रूरत ना हो हमने उतना भी पानी दे दिया। तो इस सारे तरीके से वाटर को बचाया जा सकता है। इसके बचाने का एक और तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। आपने ये सब सुना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें जब बारिश का पानी होता है, जब वर्षा होने लगती है, तो लोग उसे बचाने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ के कुछ राज्यों की बात करें, केरला और मिजोरम की बात करें, जहाँ पे कि पूरे साल बारिश होती रहती है, तो लोग क्या करते हैं, इस पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे एक चक्कर में इस कारण से उन्हें फ़ायदा क्या होता है, या तो पूरे साल इस पानी का यूज कर लेते हैं स्टोर करके, या फिर एक तरीका है कि वो डेली भी इसे यूज करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि देखिए अपना कोई पैसा लगता नहीं है। बारिश का पानी हुआ, लोगों ने इसे स्टोर कर लिया, यूज़ कर लिया। अगर कोई व्यक्ति अपने से, जैसे जिसके घर में सबमर्सिबल पंप रहता है, वो अगर वहाँ से पानी यूज़ करे बारिश के पानी को छोड़कर, तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। उसका मशीन भी यूज होगा, फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब नेचर से पानी आ रहा है तो लोग इसे स्टोर कर लेते हैं और इनसे उनके पैसे भी बचते हैं और फ़ायदा भी होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर पोल्यूशन का, यानी क्या कह सकते हैं इसे, होता क्या है, जैसे कि वाटर है, वाटर ठीक ठाक है फ़िलहाल, लेकिन उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री हो जाती है,
कुछ ऐसे सब्सटेंस उसमें डाल दिए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो पानी में मिल जाते हैं और अब पानी भी उसके संपर्क में आने से दूषित हो जाता है। जो पानी कि पॉल्यूटेड हो जाते हैं, ना तो वो यूज़ करने लायक होते हैं ना कुछ करने लायक होते हैं, वो बेकार ही हो जाते हैं, उन्हें यूज नहीं किया जा सकता है। बल्कि अगर व्यक्ति उसको यूज करना चाहे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ सकता है। यहाँ पे बताया जाता है कि वाटर में गंदगी तब फैल जाती है जब रिवर्स में और लेक्स में, क्योंकि वाटर के स्रोत तो यही है, उनमें कचरे फेंके जाते हैं। अब जो कचरे होते हैं उसमें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। अब वो कचरे के साथ ही पानी में चले जाते हैं तो उसे भी दूषित करना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी उद्योग में, बड़े बड़े उद्योगों में जो कचरे निकलते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद, उसे बिना ट्रीट किए पानी में डाल दिया जाता है। तो इससे जो है उसके जितने भी वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो तो कचरे थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट थे, वो भी पानी में आ गए और वो पानी में ही रहेंगे। फिर है जब सीवेज को वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर कहें जब अनट्रीटेड सीवेज को वाटर में डाल दिया जाता है, इससे वाटर को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ वाटर का अपना इकोसिस्टम है, उसके भीतर बहुत सारे प्लांट रहते हैं, बहुत सारे एनिमल रहते हैं, उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, वो जो है सफ़र करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे रीजन है कि वाटर पोल्यूटेड हो गया, वो उसे ले नहीं सकते, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब इफ़ेक्ट क्या है, तो वाटर जब पोल्यूटेड हो जाता है तो लोग उसे पी नहीं सकते। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी जिस पानी में वो रह रहे हैं उनको नुकसान होता है, और इससे क्या होता है कि गंदगी फैलना शुरू हो जाती है, बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। क्या कह सकते हैं, दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से बीमारी हो जाती है लोगों में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वही सारी बातें दी गई है, जब रेन को वाटर को कलेक्ट किया जाता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। कई जगहों पर तो क्या किया जाता है कि इसका यूज़ जो है घर को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, इससे क्या होता है कि ग्राउंड लेवल इंक्रीज़ होता है, वाटर की कमी की पूर्ति होती है, और इससे फ्रेश वाटर को बचाया जा सकता है। और ख़ास करके राजस्थान की बात करें, जहाँ पे कि पानी की कमी होती है, वहाँ पे तो बहुत पहले लोगों ने बहुत सारे तरीके लगाए थे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है बावड़ी, गुजरात की बात करें तो वाव, ये सारे तरीके हैं जिससे रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है। कुछ राज्यों में अभी भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी ये जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सनलाइट का। सनलाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का यही स्रोत है। इंसान ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, तो सनलाइट से ही लेते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है कि प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, वो सनलाइट को ही ट्रैप करके बना लेते हैं। उनके लीफ में इतनी क्षमता होती है कि वो सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं, भोजन बनाते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं, क्योंकि प्रकृति में वही है जो अपना भोजन बना सकते हैं, बाकी सारे जो हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पर निर्भर होते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट भोजन कैसे बनाएगा, और वो भोजन नहीं बनाएगा तो दूसरे एनिमल्स खाएंगे कैसे। तो ये बात है। सन हीट भी देने का काम करता है, लाइट भी देने का काम करता है, और यहाँ पे बताया गया है कि इस अर्थ पर जितनी ऑलमोस्ट ऑल लाइफ है वो सारी की सारी सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि हम वाटर के बारे में एक पढ़ेंगे, वाटर के बारे में एक चीज़ जानना था, सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब सनलाइट के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं तो वही बात बताई गई है कि प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से करते हैं, और इसके लिए सनलाइट ज़रूरी होती है। ह्यूमंस के लिए सनलाइट का बहुत यूज़ होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सनलाइट होता है। कपड़े सुखाने के लिए, फूड आइटम सुखाने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सनलाइट का यूज़ होता है। आपने सौर ऊर्जा के बारे में सुना होगा, सोलर एनर्जी के बारे में सुना होगा, तो वो किससे होती है, सूर्य से ही होती है। यहाँ पे फिर हमको आगे बताया जाता है, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फूड चेन का और सोलर एनर्जी का। फूड चेन क्या होता है, तो देखिए फूड चेन होता है, इसमें बताया ये जाता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा। जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा वो छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा। सीधे समझिए, इस फूड चेन का मतलब वो चेन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको खाने वाला है, कौन किसको खाएगा, यही होता है फूड चेन। अब यहाँ पे फूड चेन और सोलर एनर्जी की बात की गई है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए
यहाँ पे एक ग्राफ से इसको समझाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले सन है, क्यों? क्योंकि सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सूर्य से एनर्जी कौन लेगा? घास। घास क्या है? प्लांट के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपना भोजन खुद बना लेंगे। अब इस घास के पास भी एनर्जी आई, यानी सन की एनर्जी आई घास के पास। घास को खा लिया गाय ने, तो इसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि सूर्य की सारी एनर्जी ये ले पाता है, कुछ परसेंट ही एनर्जी ये ले पाता है ग्रास, सारी एनर्जी नहीं ले पाता, उतनी इसमें क्षमता नहीं है। कुछ एनर्जी लेता है और कुछ एनर्जी, और इसने कुछ एनर्जी, ये मान लीजिए 1% इसने एनर्जी ली सूर्य से, 1% एनर्जी इसने ली, तो इस एनर्जी का प्रयोग ये अपने काम के लिए करेगा। जैसे कि इसका अपना मेटाबॉलिज्म है, अपना भोजन बनाएगा, और भी बहुत सारे फंक्शन है ग्रास के, वो सारे करेगा। अब यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च हो गई इसके अपने में, कुछ एनर्जी इसके पास बची। अब इस घास को खा लिया गाय ने, तो सारी एनर्जी नहीं गई, इससे भी कम एनर्जी, यानी जितना ग्रास ने लिया था कुछ इसने यूज कर लिया, कुछ बचा, अब वो गाय के पास चली जाएगी। और फिर यहाँ पे इस एग्जाम्पल को यहाँ पे फूड चेन में दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आया सन, सन की एनर्जी गई ग्रास को खाया किसी और ने, और यहाँ पे फिर इस, यानी इस ऐसे समझिए कि इस फूड चेन में कोई और आगे गया, कोई और आगे गया, और धीरे धीरे करके जो है सब में एनर्जी जो है बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे फूड चेन और सोलर एनर्जी की बात कही गई है। यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि ग्रास जो है सनलाइट का यूज़ किया, उसने भोजन बनाया, काऊ ने घास को खा लिया तो कुछ एनर्जी उसमें आ गई, और यहाँ पे ह्यूमंस ने प्लांट को कंज्यूम कर लिया, यानी ह्यूमंस प्लांट को भी खा सकते हैं, प्लांट के पार्ट को भी खा सकते हैं, और एनिमल्स या फिर एनिमल के प्रोडक्ट को भी खा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं वो ओमनीवोर होते हैं, वो मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं और प्लांट के पार्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि भले ही यहाँ पे हर लेवल पर एनर्जी बढ़ती जाए, और सारी एनर्जी जो है अल्टीमेटली सन से ही यहाँ पे आती है। और यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में कुछ खास बातें दी गई है, जैसे कि इसके बारे में दो यहाँ पे बातें दी गई है। एक बात यहाँ पे आती है सोलर एनर्जी डिवाइसेस की। इसमें पहला आता है सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या करता है? तो सनलाइट की एनर्जी लेता है, सूर्य की एनर्जी लेता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा आता है सोलर वाटर हीटर, ये सनलाइट की एनर्जी लेकर वाटर को हीट करने का काम करता है। और तीसरा आता है सोलर कुकर, इसका प्रयोग सोलर एनर्जी ये जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करके फूड को कुक करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें सनलाइट के बारे में थी। फिर यहाँ पे आता है फॉरेस्ट के बारे में, जंगल क्या होते हैं, सभी लोग इससे रिलेट करते होंगे। कितने सारे प्रोडक्ट ये जो है डायरेक्टली इंसान इनका यूज़ कर पाते हैं। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये फॉरेस्ट बड़े लार्ज एरिया होते हैं, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैले होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स मौजूद होते हैं, डेंस यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जंगल में कौन कौन रहेंगे? पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, बहुत सारे जानवर रहेंगे, पक्षी रहेंगे, तरह तरह के जानवर रहेंगे। तो ये होते हैं फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या आता है? तो देखिए ट्रीज़ आते हैं, श्रब्स और हर्ब्स आते हैं। श्रब्स और हर्ब्स में अगर आपको दिक्कत है तो इस बात को समझिए, ये जो हर्ब प्लांट होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, इनके स्टेम बड़े टेंडर होते हैं, बड़े नाजुक स्टेम होते हैं, और ये जो है ज़्यादा हाइट गेन नहीं कर पाते। श्रब की अगर बात करें तो श्रब जो है मीडियम साइज प्लांट होते हैं, ये उनसे थोड़े बड़े होते हैं, इनके ब्रांच जब मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरे तरफ अगर ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ तो बड़े विशालकाय होते हैं, इनके ब्रांचेज कितने फैले हुए होते हैं, बहुत सारे जानवरों का ये जो है होम होते हैं। तो हर्ब जो है छोटे प्लांट होते हैं, ये 1.5 मीटर से ज़्यादा की हाइट अटेंड नहीं कर पाते, बड़े टेंडर ब्रांच इनके होते हैं, इन्हें आसानी से बेंड किया जा सकता है, यानी इनके जो स्टेम होते हैं उनमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती। श्रब में ब्रांचेस पाई जाती है, आप इन्हें बेंड नहीं कर पाएंगे, मीडियम साइज प्लांट होते हैं।
और फिर एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं। और फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है यानी इकोलॉजिकल सिस्टम होता है काफ़ी रिच होता है। सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट का भी एक इकोसिस्टम होता है, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किसको किसको यहाँ पे खाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जैसे कि अगर कोई घर की बात करता है तो आप क्या कहेंगे, हाउस या होम कहेंगे, जनरली होम की बात करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बायोलॉजी में हम स्टडी करें तो जानवरों के घरों को हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट मतलब घर, यानी जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के यानी जो जानवर के सारे समाज हैं उनका घर होने का काम करते हैं। उनका घर ही है, प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। जैसे भोजन उन्हें जंगल उन्हें क्या देता है, जैसे देखिए हैबिटेट कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई हैबिटेट है तो उस हैबिटेट में उसको खाना पानी रिप्रोडक्शन उसे सारी सुविधाएं मिलती है। हैबिटेट जो है सारी सुविधाएं जो है उसे पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे हैबिटेट भोजन देता है, रहने के लिए जगह देता है, ब्रीडिंग प्लेसेस देता है और फॉर न्यूमरस एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसीलिए जब बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन होती है तो ये सारे जानवर बेघर हो जाते हैं और बिना अपने घर के अभाव में ये कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे जानवर की मृत्यु हो जाती है। यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है तो वो भी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा है सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, यानी एकदम उपयोगी वस्तुओं के ये स्रोत होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट जो है फ्रूट देने का काम करता है। सीधा समझिए एक टर्म आता है टेंगिबल। जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर कहीं जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं या फॉरेस्ट की ही बात करें तो ये टेंगिबल गुड्स देने का काम करते हैं लोगों को। यानी ऐसे गुड्स जिन्हें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स देते हैं, लोग इन्हें डायरेक्टली खा सकते हैं। टिम्बर देते हैं, लकड़ियों का कितना ज़्यादा यूज होता है। घरों में दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, चौखट बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें टेबल कुर्सी ये सारी लकड़ी की ही होती है। तो लकड़ियाँ कहाँ से आती है, इन्हीं पेड़ों से तो आती है। मेडिसिन यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे डायरेक्टली जो है मेडिसिन निकाला जाता है। जैसे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक दवाई है जो किनकोना ट्री से प्राप्त किया जाता है। और भी बहुत सारे हर्बल प्लांट हैं जो कि लोगों को ट्रीट करने के लिए मदद करते हैं। हनी भी मिलता है और रबड़ भी मिलता है। इन सारे चीज़ों का, हनी की बात करें तो इसका भी खूब यूज़ देखा जाता है। बहुत सारी दवाइयों में जो है इसका यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का ये काम करता है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी रिच होती है। और रबड़ एक कॉमर्शियल क्रॉप होता है जिसका कि बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें जो है जंगल से ही मिलते हैं। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि जंगल जो है बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने का काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने का काम सबसे पहले इसमें जानेंगे बायोडाइवर्सिटी होते क्या है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी कहें या फिर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहें एक ही बात है। बायो का मतलब होता है लिविंग और बायोडाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो इस धरती पर जितने भी प्लांट हैं उनके जितने भी वैरायटी हैं, उनके जितने भी स्पेसीज हैं, फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनके जितने भी वैरायटी हैं, जितने भी स्पेसीज हैं, सभी को अगर आप मिला देंगे तो वही होते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी में सभी प्लांट उसके टाइप उसके वैरायटी, सभी एनिमल उसके टाइप उसके वैरायटी की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे यही होते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें बताया जाता है कि अगर आप जंगल को देखें तो जंगल में कितने तरीके के जीव यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इंसेक्ट्स है वो भी वहाँ पे रह रहा है, पक्षी है वो भी रह रहा है, अलग अलग प्रकार के जानवर रह रहे हैं। तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी ही तो है। तो ये इसे घर देने का काम कौन कर रहा है, जंगल देने का काम कर रहा है। फूड चेन चल रहा है, सारी चीज़ें मेंटेन में है, तो ये कौन कर रहा है, जंगल ही कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग स्पेसीज साथ रहते हैं। और देखा जाए तो आगे चल के आप पढ़ेंगे ये सभी अपने काम के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी में जो लोग रह रहे हैं, लिविंग रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे पर निर्भर है, अकेले किसी का काम नहीं चल सकता। बहुत तरह के इंटरेक्शन इनमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इम्प्रूव इन्वायरमेंट को बेहतर करने का काम करते हैं। कैसे, तो ऑक्सीजन देने का काम फॉरेस्ट ही करते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपने एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सुनी होगी, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी किसका रोल है, प्लांट का रोल आ रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं।
रेनफॉल को बनाए रखने का काम करते हैं। जब भी कभी डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगल की कटाई होती है, तो देखिएगा ये सारी चीज़ें जो है डिसबैलेंस हो जाती है, डिस्टरबेंस सभी जगह देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आता है डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। बहुत बड़े पैमाने पर जब वृक्षों को काट दिया जाता है तो ये डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो अब जब डिफॉरेस्टेशन आ गई तो ये बहुत सारे जानवरों का घर हुआ करता था, तो वो जो है अपना घर यहाँ पे खो देते हैं। दूसरा है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन क्या होता है, आपने मिट्टी के बहुत सारे लेयर के बारे में पढ़ा होगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, ये मिट्टी है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली परत ही खाली है, इसके भीतर और लेयर होती है, और लेयर होती है, और लेयर होती है, और लेयर होती है। लेकिन हम बात करेंगे ऊपर वाले लेयर की। ऊपर वाले लेयर की खास बात क्या होती है, ये फर्टाइल पार्ट होते हैं, यानी ये उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जो आप क्रॉप प्रोडक्शन देखते हैं जहाँ पे अनाजों को उपजाया जाता है, ये ऊपर वाले पार्ट पे ही उपजाया जाता है, क्योंकि यही पोर्शन इसका फर्टाइल होता है, यहीं पे हो सकता है। लेकिन तो ये मिट्टी जो है, जब मिट्टी पे बहुत सारे वृक्ष मौजूद होते हैं तो ये मिट्टी की जड़ों को कसकर बांधे रखने का काम करती है, यानी मिट्टी मजबूत होती है, ढीली नहीं पड़ती। लेकिन जब एक कंडीशन होता क्या है कि अब यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष थे, इसने मिट्टी की जड़ों को मजबूत करके मजबूती से पकड़ा हुआ था, तो मिट्टी को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो है सारे वृक्षों को इस ऊपर वाले हिस्से से हटा दिया गया, मिट्टी ढीली पड़ गई, उसे पकड़ने वाला कोई नहीं रहा, उसे थामने वाला कोई नहीं रहा, तो ऊपर वाली जो मिट्टी थी वो ढीली पड़ गई। अब ढीली पड़ने से क्या हुआ कि वो कमज़ोर हो गई। जैसे ही वो कमज़ोर हुई तो होता क्या है कि काफ़ी तेज़ विंड आती है, और अब वो हिस्सा तो कमज़ोर है ही, अब उसे उड़ा कर ले जाती है। जब उड़ा कर ले जाती है तो ऊपर का फर्टाइल पार्ट उड़ के चला जाता है, तो अब वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, क्योंकि फर्टाइल पार्ट तो उड़ के चला गया। अब खेती कैसे होगी, नीचे वाले पार्ट फर्टाइल नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो हुआ विंड, दूसरा होता है रनिंग वाटर, पानी का तेज बहाव आया, वो भी इसे बहा कर लेकर चला गया, तो ये फर्टाइल पार्ट तो उड़ के चला गया, बचा नीचे वाला पार्ट, तो खेती तो ऊपर वाले पे होती है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है जो कि डिफॉरेस्टेशन के कारण देखने को मिलता है। इसको हिंदी में मृदा अपरदन कहा जाता है, यानी कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को वॉश करके ले जाती है, या तो इसे हवा लेकर चली जाएगी या इसे पानी लेकर चली जाएगी। तीसरा है ये जो है रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाता है इसके कारण, क्योंकि जंगल ही वो होते हैं जो कि रेनफॉल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो रेनफॉल अफेक्ट होगा ही। फिर है इससे पॉल्यूशन भी जो है इंक्रीज होती है, और बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे प्लांट्स एनिमल रह रहे हैं, उनका घर है, उनका घर उनसे छीन लिया जाए तो वो अपना काम कहाँ करेंगे, और धीरे धीरे वो भी जो है मरना शुरू कर देते हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ये बातें बताई गई है कि फॉरेस्ट को अगर रीजनरेट करना है, यानी वापस से वहाँ पे जंगल होना है, तो वो खुद हो सकता है, प्रकृति के द्वारा उसमें इतनी क्षमता है, लेकिन बहुत सारे साल लग जाते हैं उसे रीजनरेट होने में। नेक्स्ट है यहाँ पे वन महोत्सव के बारे में। वन महोत्सव के बारे में कहा जा रहा है कि प्रत्येक साल जो है जुलाई के महीने में इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को प्लांट करने का काम किया जाता है, ग्रीन कवर बढ़ाने का काम किया जाता है, और लोगों को अवेयरनेस यानी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है कि आखिर फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष प्लांट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे ये इंसानों को देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चिपको मूवमेंट क्या था। चिपको मूवमेंट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये मूवमेंट के बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं कि ये जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था। यहाँ पे बताया गया है कि लोकल वुमेन ने वृक्षों को जो है गले लगा लिया था, क्योंकि वो उन्हें कटने नहीं देना चाहती थी, और फिर क्या हुआ, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक सिंबल बन गया, और यही है चिपको मूवमेंट की खास बातें। तो ये सारी बातें थी एक वन महोत्सव के बारे में, एक चिपको मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है सॉइल, रॉक और मिनरल। तो सॉइल की अगर बात करें तो वहाँ पे तो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लांट, अब देखिए मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। जैसे मिट्टी है, उसमें
कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें बताया जाता है कि ये सॉइल वाटर देने का काम करते हैं। सॉइल में जो है ये पोर्स भी मौजूद होते हैं, छेद मौजूद होते हैं, स्पेसेस होते हैं जो कि प्लांट में हवा देने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट इसी से लेते हैं और ये रूट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है अर्थवर्म का। अर्थवर्म कैसे काम करता है, तो ये सॉइल को लूज करने का काम करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को यानी कि उसके उपजाऊ की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी प्लांट का ग्रोथ उतना बेहतर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है यानी रॉक में जो है ब्रेकिंग डाउन होता है, रॉक जब टूटने लगती है तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें बहुत सारे रोल काम करते हैं। सूर्य रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, विंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मिट्टी के एक छोटी सी, एक पतली सी लेयर बनने में कितने साल निकल जाते हैं, यही बात बताई गई है कि इस प्रोसेस में जो है यानी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया जो है 1000 ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बताया जाता है रॉक्स क्या है, तो रॉक्स होते हैं चट्टान। प्राकृतिक तौर पर ये मौजूद होते हैं। रॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसका प्रयोग बिल्डिंग में, सड़कों में, डैम में, मंदिरों में, रूफिंग में, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप इम्पॉर्टेंट रॉक्स की बात करें तो ग्रेनाइट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रॉक्स है। ग्रेनाइट का प्रयोग लोग अपने घरों में करते हैं। मार्बल का भी यही है, लोग जो है अपने पक्की में मार्बल लगा लिया करते हैं। सैंडस्टोन है, स्लेट है, लेटराइट है, ये सारे रॉक के ही टाइप है। और इन सब जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सबों का यूज़ डेली लाइफ में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं यानी प्राकृतिक तौर पर ये ऑकर करते हैं और ये रॉक के इनसाइड ही मौजूद होते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे मिनरल्स ही है। सबका यूज एक एक करके जानते हैं। गोल्ड का प्रयोग ज्वेलरी में किया जाता है, सिल्वर का प्रयोग भी ज्वेलरी में किया जाता है, हालांकि सिल्वर एक शानदार कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। आयरन की बात करें तो आयरन का प्रयोग बहुत सारे आयरन के मटेरियल्स बनाने में किया जाता है जिन्हें रोज़ लोग यूज करते हैं। कॉपर की बात करें तो आप अपने घरों में वायरिंग के बारे में ज़रूर अपने बड़ों से पूछिए, वो बताएंगे कि इसमें कि कॉपर वायर लगा हुआ है, क्योंकि कॉपर मेटल होता है और मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो उस मेटल से, कॉपर के वायर से इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे घर में जा रही है, तो ये कॉपर का यूज़ है। एल्युमिनियम की बात करें तो आपने एल्युमिनियम के फॉयल देखे होंगे। बहुत सारे भोजन में जो है एल्युमिनियम का फॉयल लपेट के दिया जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बचाने का काम क्या करती है। बहुत सारे यूटेंसिल्स भी इससे बनाए जाते हैं और यही सारे यूजेज यहाँ पे बताए गए हैं कि व्हीकल्स में इसका यूज होता है, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, ज्वेलरी में इसका यूज़ होता है। व्हीकल्स में, बहुत सारे व्हीकल्स में लोहे का पार्ट पुर्जा लगाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये बनाए जाते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि आप एक केवल मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स जो हैं मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि हमने पहले जाना, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल जिनके डेड रिमेन्स यानी जो मर गए, उनके अवशेष बहुत सालों तक जो है दब गए, उनमें सूटेबल टेम्परेचर मिला, सूटेबल प्रेशर मिला, मिलियन ऑफ ईयर निकल गए, मिलियन ऑफ साल निकल गए और फिर जाकर वो जो है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसी तरीके से जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे 3 प्रकार के फॉसिल फ्यूल की बात की गई है और इसके बारे में कि ये जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड इन क्वांटिटी होते हैं, इसीलिए इनको बचाने की ज़रूरत है। और चूँकि इनके बनने में जो है कितने साल निकल गए तो तुरंत ये मिलने वाले भी नहीं है। जैसे पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल से पेट्रोलियम शब्द समझिए, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल शब्द आया है पेट्रा से यानी रॉक से, यानी ये जो पेट्रोलियम होते हैं वो रॉक के बीच में पाए जाते हैं, पत्थर चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे पहला होता है पेट्रोल, व्हीकल्स चलाने में काम आता है।
डीजल का भी वही काम आता है और केरोसिन तेल का ये हीट प्रोड्यूस करने में, इसे बर्न करने में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है मेनली इन सबों का यूज जो है ट्रांसपोर्टेशन में ही किया जाता है, यानी परिवहन में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। नेचुरल गैस की बात करें, कुकिंग में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और व्हीकल फ्यूल में ये CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे काम करता है। कोल का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए, और बताया जाता है कि भारत के कई हिस्सों में जो है कोल पाए जाते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल के साथ बहुत सारी समस्या है, ये ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है, एक टाइम ऐसा आएगा ज़रूर जब ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है इन्हें फॉर्म करने में मिलियन ऑफ ईयर लगे, और इनसे जो है एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जब बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस इससे निकलती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो इसीलिए इनके यूज़ को जो है कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में रीन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। यानी अगर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो रिसोर्सेज को अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है। यहाँ पे हम दो ही तरीके जानेंगे, एक रीन्यूएबल वाला जानेंगे, दूसरा नॉन रीन्यूएबल वाला। नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे बताया जाता है कि वैसे रिसोर्स जो प्रकृति से आते हैं नेचुरल कहलाते हैं, जिसमें कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो वैसे रिसोर्स जो कि इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए खुद यूज़ करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर बनाई है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फर्नीचर, बाईसाइकिल, सोलर पैनल, बल्ब, ये सारी चीज़ें जो है इंसानों ने खुद से बनाई है। तो ये है एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं रीन्यूएबल की और नॉन रीन्यूएबल की। रीन्यूएबल की बात करें तो ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा एकदम अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, लोग चाहे कितना भी इसका इस्तेमाल करें ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि या फिर इसमें ऐसा भी एक शब्द जोड़ सकते हैं कि ये जो है टाइम टू टाइम प्रकृति में रिप्लेनिश होते जाते हैं, यानी यूज़ होते हैं फिर बन जाते हैं, यूज़ होते हैं फिर बन जाते हैं, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है प्राकृतिक तौर पर। जैसे कि हवा की बात करें, वाटर की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो अगर आप एयर वाटर तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप सोचेंगे फॉरेस्ट कैसे, तो देखिए फॉरेस्ट को भी अगर छोड़ दिया जाए, जैसे फॉरेस्ट काट लिया जाता है फिर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, टाइम दिया जाए, यानी तो वो रीजनरेट करना शुरू कर देता है खुद से, बस उसे टाइम की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान फिर से जो है इंसान अगर उसमें फिर से इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो रीजनरेटिंग प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, तो इसलिए जो है उन्हें उनके बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो रीजनरेट कर पाते हैं। अगर जो है व्यक्ति उसे लगातार यूज़ करता जाए, रीजनरेट का मौका ही ना दे, तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो रीजनरेट फिर से कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है ये प्रकृति के द्वारा ही रिन्यूड होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको बनने में काफ़ी लंबा समय लग गया और इन्हें जो है रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता आसानी से। जैसे कि कोल की बात करें, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, रॉक, सॉइल, ये सारे जो हैं रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे अगर इनका खूब यूज़ किया गया, और वैसे भी ये लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद ही हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिसोर्स वी यूज, यानी कि इंसान कौन कौन से रिसोर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इंसान प्रत्येक दिन प्राकृतिक रिसोर्सेज का यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि उसकी पहली एक्टिविटी है यहाँ पे वो पानी पीते हैं, तो पानी का यूज़ करते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। ब्रीथिंग में एयर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी रिन्यूएबल हो गया। ईटिंग फूड तो एनिमल्स जो है अपना भोजन नहीं बना सकते, ये प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स है। हाउस बिल्ड करने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, रॉक की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और नेचुरल रिसोर्स की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाई है और कंफर्टेबल हो पाई है। अब यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्त, और अब हम जानेंगे चैप्टर की समरी के बारे में कि ओवरऑल चैप्टर में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी। तो यहाँ पे बताया गया है कि लाइफ के लिए नेचर एसेंशियल रिसोर्स देने का काम करती है, हवा ऑक्सीजन देती है और ये रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है।
वाटर का प्रयोग ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, उद्योगों में किया जाता है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। सॉइल की वजह से लाइफ सपोर्ट हो पाती है, प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। रॉक्स और मिनरल्स का प्रयोग कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी देते हैं लेकिन पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में बांटा गया है और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। आप अपने सभी चैप्टर्स के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।